नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 और बिहार मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 के संदर्भ में वीडियो में कक्षा 10 के लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष भाग 2, जिसको कि हम राजनीतिक दल के रूप में भी देखते हैं, कि सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस वीडियो पर अपने चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दल का आशय होता है ऐसे व्यक्तियों के समूह से जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता हो, उसे हम राजनीतिक दल की संज्ञा देते हैं। इनका जो क्रियाकलाप होता है वो राजनीतिक होता है, जैसे चुनाव लड़ना, मतदान करना, नीतियां बनाना, कार्यक्रम तय करना इत्यादि। व्यक्तियों का एक समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है या सत्ता को प्रभावित करना होता है, तो इसे ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हुई थी ब्रिटेन में। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। अब बात आती है विश्व के लिए, तो विश्व में सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहाँ हुई? जैसा कि हम लोगों ने पहले देख चुका कि ब्रिटेन में हुई। तो ब्रिटेन में हुआ क्या कि 1688 की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पश्चात वहाँ पे दो दल बने थे, ह्विग और टोरी। इन दो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी इस क्रांति के दौरान 1688 के। और जो ह्विग दल था वह एक उदारवादी दल था, जबकि टोरी जो दल था एक अनुदारवादी दल था। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान निर्माण के बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ, तो उसके पश्चात ही संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों की शुरुआत मानी जाती है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुके हैं और बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना करना बेमानी होगी। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो कहा जाता है मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड ऑफ मीडिया। अब बात आती है हमारे भारत की, तो यहाँ पर नीचे बात आ रही है कि शासन का संचालन जो है सत्ता पक्ष करता है। अब बात ये होती है कि सत्ता पक्ष किसे कहते हैं और विपक्ष किसे कहते हैं, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियाँ करने से रोकता है। तो सत्ता पक्ष किसे कहेंगे? विपक्ष कहेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने भारत की। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं और इस 545 सीटों पर चुनाव होता है। सत्ता पक्ष उसे हम कहेंगे जो आधे से एक अधिक सीटों पर कब्जा किया हो, मतलब 50% प्लस 1। तो देखिए जो कुल 545 सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और 543 सीटों पे चुनाव होता है। अब 543 का हम अगर आधा करेंगे तो 271 होगा, 271 होगा और प्लस 1 272.5 हो गया।
इस तरह जिसके पास 272 होगा वो सत्ता पक्ष हो जाएगा। शेष कितना बचा, 543 में से 272 हम घटा देंगे तो बचा 271, शेष विपक्ष हो जाएंगे। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष का निर्धारण होता है और सरकार बनाने का निर्धारण होता है। आइए आगे हम देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल का होना एवं चुनाव का होना आवश्यक होता है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है या दलीय व्यवस्था है उसमें राजनीतिक दल का होना और चुनाव का होना आवश्यक होता है। अब बात आती है कि चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, क्योंकि आप सुनते होंगे बहुत सारे कि इस दल ने ये घोषणा पत्र में अपने शामिल किया इस मुद्दे को, इस दल ने इस मुद्दे को। तो जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपना कार्यक्रम और नीतियां जनता के पास रखते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अगले 5 वर्षों में, जो कि कार्यकाल होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, किसी भी चुनाव का हमारे देश में जो कार्य अवधि रखा गया है वो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। तो सभी पार्टियां, सभी जो राजनीतिक दल हैं चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाते हैं और अपने बातों को रखते हैं कि हम इन कार्यक्रम और इन नीतियों के तहत चुनाव में आ रहे हैं और यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। इसे ही चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में जनता की जो सहमति है या उनकी समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है, इसीलिए जनता के बीच में जाते हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक दल का काम क्या है। तो जनता की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखना ही राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य होता है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। ये 2 वे काम करते हैं, न कि 1 वे। एक तरह से जनता की जो समस्याएं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में है, जनता की समस्याएं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की जो नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं उनको लागू करा करके वो जनता तक पहुंचाते हैं। मतलब जनता से राजनीतिक दल, राजनीतिक दल से सरकार एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं और जनता और सरकार के बीच में राजनीतिक दल एक तरह से पुल का काम करता है, एक तरह से पुल का काम करता है। अब बात आती है कि राजनीतिक दल का गैर राजनीतिक काम क्या होता है। तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, इस दौरान राहत संबंधी कार्यों को अंजाम दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय जो चुनाव होने वाला है तो विपक्षी पार्टी या अन्य सरकारी पार्टियां हैं सरकारी कार्यक्रमों को छोड़ करके इस समय बाढ़ राहत कैंपों का आयोजन कर रही हैं, बाढ़ राहत क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो ये सब इनके गैर राजनीतिक काम होते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया में दलीय व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित हैं। कौन कौन सा है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। तो हमारे देश में कौन सी इसमें से व्यवस्था है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे देश में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी देश की राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है और राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक हो जाता है। अब बात आती है कि राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। इनकी प्रमुख चुनौतियां हैं आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, इनके पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी है, नेतृत्व का संकट, वंशवाद। कई जगह नेतृत्व का संकट होता है, कई जगह वंशवाद को कई पार्टियों में आप देखेंगे कि बाप है पार्टी के नेता, बाप के मरने के बाद बेटा हो गया, बेटा के बाद पोता हो गया। तो इसी तरह वो राजा की तरह परंपरा चलने लगती है। काले धन एवं अपराधियों का प्रभाव है पार्टियों पर। सिद्धांतहीनता की कमी की स्थिति देखने को मिलती है। कई बार लोग सिद्धांतों से समझौता करके केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए पार्टी बदल लेते हैं। अवसरवादिता एवं अवसरवादी गठबंधन, ये भी वही चीज़ हो गई आपका। चंदों में पारदर्शिता कमी। देखिए राजनीतिक दलों के जो मुख्य खर्चे हैं और चंदों से प्राप्त होते हैं और चंदा देता कौन है? अधिकांशतः व्यवसायी वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, इन्हें चंदा देते हैं और इसी चंदे के बलबूते इतने खर्च करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आपको मिल रहा है, चंदे आपको कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, कौन दे रहे हैं, इसका भी खुलासा होना आवश्यक होता है। इसलिए इन सभी पार्टियां क्या करते हैं, इसकी पारदर्शिता नहीं रख पाती हैं। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो
दल बदल के कानून को लागू होना चाहिए कि अगर कोई दल बदल कर रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और आगे उन्हें चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध किया जाना चाहिए, तभी ऐसी समस्याओं से निजात मिली। क्योंकि होता क्या है कि किसी दल के चुनाव चिन्ह पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उस दल के सिद्धांत के अनुरूप उन्हें जनता चुनती है। और क्योंकि अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि जनता जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं करती बल्कि दल का चुनाव करती है। दल के चुनाव चिन्ह पर वो चुनावी क्षेत्र में जाती है और जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो अवसरवादिता का लाभ उठाने के लिए सत्ता के लालच से वो अपना पार्टी को बदल लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता तुरंत समाप्त होनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें अगले कुछ वो निश्चित वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र बहाल किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि आगे कि भारत के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो भारत में मुख्य रूप से हम राजनीतिक दलों को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य स्तरीय या जिसे हम क्षेत्रीय दल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय दल का जो काम होता है वो कार्यक्रम या नीतियाँ विचारधारा इनके राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। जो राष्ट्रीय दल होते हैं इनके कार्यक्रम या नीतियाँ विचारधारा राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल जो होते हैं इनके कार्यक्रम या नीतियाँ एवं विचारधारा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नियम और शर्तें हैं, देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का उन्हें मान्यता प्राप्त हो। तो यह है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना होगा। कोई लोकसभा या विधानसभा का जो भी चुनाव हो रहा है उसमें 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल जितने वैध मत डाले गए हैं उसका कम से कम 6% मत प्राप्त करना होगा, प्लस किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। ये 2 शर्तें हैं। या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जितना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। अगर 2 कंडीशन आप ऊपर के फुलफिल नहीं कर रहे हैं कि लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में आप 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% से अधिक वैध मत पाए हैं कि नहीं पाए हैं, प्लस किसी राज्य या लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहे हैं, केवल एक यही कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, तो भी आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या है कि लोकसभा में कम से कम 2% सीटें यानी कि कम से कम 11 सीटें आपको प्राप्त करनी है। साथ ही साथ यह जो 11 सीटें हैं ये कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए, न कि किसी 1-2 राज्य से, तब भी आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल के मान्यता के लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं। तो उसके लिए है कि उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक है, तभी उन्हें राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त होगी। अब बात होती है कि आइए हम देखते हैं कि भारत के जो कुछ प्रमुख राजनीतिक दल है कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी और ये सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। और हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों की शुरुआत भी इसी संस्था की स्थापना से मानी जाती है और हमारे देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी इस संस्था ने निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1971 तक तथा 1980 से 89 तक देश पर इन्होंने शासन किया। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर के लगातार 1971 तक तथा फिर 1980 से लेकर 1989 तक, फिर उसके पश्चात भी हमारे देश पर लंबे वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकारें काबिज रहीं। अब बात आती है 2004 में यूपीए बनकर के इन्होंने 2014 तक हमारे देश पे शासन किया था।
साथ ही 2004 में यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस बना करके इन्होंने शासन किया था हमारे देश पर। और आगे हम देखते हैं 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्षों तक। और यूपीए का फुल फॉर्म है यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। आइए अब आगे देखते हैं। एक दूसरी प्रमुख गठबंधन हमारे देश में हो गई है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे राजग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था और इसी के बाद एनडीए की सरकार भी बनी थी। और दूसरा नंबर पर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सर्वप्रथम 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान के नाम पर हुई थी और 1980 में ही भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और 1980 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने 2 सीटें जीती थी और उसी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और थर्ड नंबर पे आता है तीसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी पार्टी CPIM भी कहते हैं। इसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हुई थी और इसके जो प्रमुख नेता रहे हैं वो हैं JT बसु, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। इन्होंने लगातार 23 वर्षों तक मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था और अपने आप में यह एक रिकॉर्ड था। और शोभनाथ चटर्जी पूर्व लोकसभा स्पीकर, AK गोपालन, VK मूर्ति, ये प्रमुख नेता रहे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की। और ये यूपीए गठबंधन में सम्मिलित रही है पार्टी और इनकी जो विचारधारा है वो मार्क्स और लेनिन दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हैं। यह इनकी मुख्य रूप से विचारधारा है। अब बात आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए वहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी है। इसकी स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुई थी और ऐसे डोंगे के प्रयास के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जनाधार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में आता है और इन्होंने यूपीए के 2004 के चुनाव में बाहर से समर्थन दिया था और इसके परिणाम स्वरूप यूपीए की सरकार की बनने की राह आसान हुई थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना श्री कांशीराम ने किया था। इस पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ था और इसकी मूल स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी और जनाधार वर्तमान में इसका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं बिहार में है। वर्तमान में इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुश्री मायावती और चुनाव चिन्ह है हाथी। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देखिए कांग्रेस पार्टी से अलग निकली हुई एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता हैं श्री शरद पवार और तारिक अनवर। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनके यही शरद पवार ही हैं और इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो भारतीय मूल निवासियों के मुद्दे पर ही इनका जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय जनता दल राजद। राजद क्या है? अगला है राष्ट्रीय जनता दल राजद। इसको हम देखते हैं। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। जनता दल से अलग होकर के इसका सरकार बना था, चूँकि जनता दल में पहले सम्मिलित था और अलग से होकर के इसके संस्थापक श्री लालू प्रसाद यादव ने एक अलग दल बनाया था जिसे राजद के नाम से जाना जाता है। इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री लालू प्रसाद यादव। और इसकी स्थापना का उद्देश्य उस समय था सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देकर के इन्होंने जनता दल से अलग से अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम जदयू के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना भी जनता दल से ही अलग होकर के हुई थी, इसीलिए जनता दल दोनों पार्टी के नाम में जुड़ा हुआ है, उधर राष्ट्रीय जनता दल और इनकी लोक जनता दल यूनाइटेड।
1999 में इसकी भी स्थापना हुई थी। जनता दल के विभाजन के समय शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय वर्तमान में हैं श्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर निशान। और यह दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से अभी तक 2020 तक बिहार में शासन कर रहा है। नेक्स्ट है लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका नेतृत्व यानी किया था रामविलास पासवान ने और वर्तमान में भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। अब आइए अगला देखते हैं हम समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव ने किया था उस समय और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव। और बात होती है तो इस तरह हम देखते हैं कि इसका जो मुख्य जनाधार है उत्तर प्रदेश राज्य में है, लेकिन इसके अलावा भी बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने अपनी पार्टी की अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। अब नेक्स्ट पार्टी हम देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो। इसकी स्थापना 1973 में बिहार में ही हुई थी और इसका नेतृत्व किए थे श्री शिबू सोरेन और वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है हेमंत सोरेन। और इसी हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और अन्य पार्टियों के गठबंधन की सहायता से इस समय झारखंड में सरकार चला रहे हैं, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए मित्रों, इस तरह ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।